together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM, presenting थिएटर की दुनिया। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजाहिद अली थिएटर की दुनिया में आपका इस्तकबाल करता हूँ। थिएटर की दुनिया में हम थिएटर से वाबस्ता शख्सियात को आपके रूबरू पेश करेंगे। इस उन्वान के तहत हिदायतकार, ड्रामा निगार, फनकार, मौसीकार, गुलकार और मेकअप आर्टिस्टों को आपके रूबरू पेश करेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब रज़्ज़ाक़ क़ुरैशी साहब से। रज़्ज़ाक़ क़ुरैशी साहब, थिएटर की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका। दोस्तों, रज़्ज़ाक़ क़ुरैशी साहब पिछले 4 दहाकों से रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और स्टेज से जुड़े रहे हैं। हिंदी, तेलुगु, भोजपुरी और कई हैदराबादी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। रज़्ज़ाक़ क़ुरैशी ने अपने थिएटर की ज़िंदगी का आगाज़ ख़दर अली बेग के डायरेक्शन में पेश किया गया ड्रामा तानिशाह से किया। उस्ताद भी कभी शागिर्द था, तुम्हारी खातिर, मॉडर्न दामाद, औरत कब तक जलेगी, पाकीज़ा आंचल वगैरह जैसे कई स्टेज के ड्रामों में हिस्सा लिया। आलमी शोहरत याफ्ता बब्बन खान का अदरक के पंजे में भी आप काम कर चुके हैं। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और स्टेज के फ़नकार जनाब M.A. रज़्ज़ाक़ क़ुरैशी साहब। रज़्ज़ाक़ क़ुरैशी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके थिएटर का सफ़र कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? मुझे ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो भी मतलब इसको आप ये काम कर रहे हैं इसके लिए, और आप आर्टिस्टों के मतलब इसको इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं, हमें खुशी हो रही है इस बात की और मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगा। आगाज़ का सिलसिला ऐसा हुआ, सब प्राइमरी स्कूल जॉइंट मॉडल स्कूल मुगलपुरा, मैं आज़म परवाना जो मेरे साथ नहीं रहे मेरे साथी, और मोइन ख़ान, निज़ार सिद्दीकी, ये हम 4 बिगनिंग में स्टार्ट हुए। हमारा प्राइमरी चल रहा था जब 7th क्लास में था मैं। एनुअल फंक्शन था, एनुअल फंक्शन के टाइम पे प्लेज वगैरह होते थे, तो एक प्ले वहाँ पे चल रहा था, बहुत ही अच्छा प्ले था जिसको आज़म ही ने लिखा था, प्ले को आज़म लिखे थे और वही कुछ उसको प्रैक्टिस भी करवा रहे थे। स्कूल के बाद मैं वो प्ले देखता था, आज़म के साथ प्रैक्टिस जो होती थी, करना नहीं था, देख रहा था मैं सिर्फ। तो उसके बाद में एक अच्छा लड़का होता है, एक बुरा लड़का होता है, उसके बीच में कुछ प्ले था। वो बुरे लड़के का कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, जो भी मेरे साथी थे उस ज़माने के। तो मैं देखा फिर आज़म को मैं बोला, रिहर्सल ख़त्म होने के बाद, आज़म ये कैरेक्टर मैं करता हूँ। आज़म बोले तुम अच्छा रिहर्सल तो करके बताओ। मैं करके बता तो आज़म को बड़ा पसंद आया। आज़म बोले ठीक है कैरेक्टर तुम करो। वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ, 1977 से हमारा आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद हम लोग चादरगढ़ हाई स्कूल SSC में थे। आज़म अली खान परवाना ने लिखा था। हाँ, ये प्ले उस ज़माने में उन्होंने इसको लिखा था। उस ज़माने में एक प्ले और ज़्यादा ऑल इंडिया रेडियो पे बड़ा फेमस था, छोटी छोटी बातें।
जी। जाफर अली खान साहब, अफशा जमी मैडम, असलम फरशूरी अहमद साहब, जलील साहब का अहमद जलील साहब का लिखा हुआ था वो। तो इंशाल्लाह ताला वो भी प्लेस वगैरह काफ़ी लोग सुनते थे उस ज़माने में। तो ये आज़म ने किया था। उसके बाद फिर हम लोग चादरगढ़ स्कूल में एक साथ रहे SSC में। तो एनुअल फंक्शन के टाइम पे अशरफ अली मेहदी साहब जिन्होंने नायरंग के लिए कई प्लेस लिखे, तो वो कल्चर डिपार्टमेंट देखते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एक अच्छा कुछ भी कल्चर प्रोग्राम आप लोग करिए। तो फिर आज़म उस ज़माने में चल रही थी अमर अकबर एंथोनी, अमित जी, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी। उसमें कव्वाली थी, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, पर्दा नशी है पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूँ तो वो अकबर मेरा नाम नहीं। वो कव्वाली का सेटअप बनाया आज़म पूरा। अच्छा। फिर मेरे अपने बाजू आज़म मुझे बिठाए और वो कव्वाली के सेटअप में मैं उनके साथ रहा। ऐसा मेरा सफ़र शुरू हुआ। 1980-81 में मैं जब मीरालम मंडी में था मेरा मकान, उस वक्त पे एक साहब थे मोइस साहब। मोइस साहब मुझे मिले वहाँ पे। मिलने के बाद में उनसे भी मुलाकात हुई। तो उसके बाद उन्होंने रिहर्सल को जाते थे तानाशाह की, ड्रामे की। अच्छा। तो मैं उनको बताया कि मैं कुछ ऐसा करा हूँ। तो उन्होंने बोले मेरे साथ चलो। हम गए यहाँ पे रिहर्सल पे। वहाँ पे खादर अली बेग साहब से मुलाकात हुई और कई आर्टिस्ट वहाँ पे थे, उन सब से मुलाकात हुई हमारी। उसके बाद मैं देखा पूरा रिहर्सल देखा। उसके बाद बोला मैं इसमें कुछ भी हिस्सा लेना चाह रहा हूँ। तो मोइस भाई बोले ठीक है, खादर साहब से मिलाए। तो वहाँ पे कैरेक्टर था सिपह सालार। सिपह सालार का कैरेक्टर था। जब भी दरबार लगता, सिपह सालार साहब वहाँ पे अनाउंसमेंट करते ठहर के दरबार लग गया है और बादशाह सलामत आ रहे हैं, इस तरीके का कैरेक्टर था। तो उनके साथ ही जाना, उनके साथ ही आना था। सागर सरदी साहब उस ज़माने में यहाँ पे हैदराबाद में फिल्म मेक कर रहे थे बाजार। नसीरुद्दीन शाह साहब जब बिगनिंग कर रहे थे, जब शबान आज़मी वगैरह, तो बाजार चल रही थी सागर सरदी साहब की। तो मोइस साहब उसमें कैरेक्टर कर रहे थे। जो शूट हुआ था टैंकमेंट पे एक सीन, नसीरुद्दीन शाह एंड देन हमारे मोइस साहब। तो वो सीन शूट हुआ था, तो उसकी भी तैयारी चल रही थी। तो फिर हमारा प्ले हिट हुआ और प्ले रविंद्र भारती में हुआ। उसके बाद में फिर वो प्ले आपके यहाँ पे मिलिट्री वालों के लिए भी, उनकी फैमिलीज़ के लिए पेश किया। फिर दिल्ली जाना था, तो SSC का मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं दिल्ली नहीं जा सका। तो वो इस तरीके से शुरुआत हुई। कौन से सन की बात? ये 1980-81। अच्छा। 80-81 में। उसके बाद फिर हम ये जब इंटर हो गए, तो अब लोगों से मुलाकातें होना शुरू हुई। जो लोग ड्रामा देखने के लिए आते थे, तो वो लोग बोलते थे भाई हम भी ड्रामा निगार हैं, डायरेक्टर हैं, लिखते हैं, ड्रामे पेश करते हैं, हमारे साथ भी आप काम करिए। सेकंड प्ले जो हमारा था वो महमूद अफसर साहब, जो ड्रामा निगार यानी लिखे भी हुए थे, डायरेक्शन फॉरेन के मतवाले। इसका नाम फॉरेन के मतवाले इसलिए रखा गया क्योंकि उस जमाने में बाहर जाने का चलन बहुत हो गया था जी। हर कोई बाहर जाना चाह रहा था, वो खव्वाल हो चाहे वो कुछ भी काम करता हो, लेकिन बाहर जाना चाह रहा था। तो उसको प्ले में तंज़ो मिज़ाह के जरिए मैसेज दिया गया कि भाई आप जाएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ की जो मेहनत है, मशक्क़त है, उसको कैसे आप बर्दाश्त करना है, उसके लिए कुछ तंज़ो था। और सही एजेंट्स के पास जाएं ताकि लोग आपको फ्रॉड ना करें, उसके ऊपर एक मैसेज था। तो उसमें हमने काम किया। आज़म में दोनों साथ में ही है उसमें भी। और उसके बाद फिर हमने मतलब GP राजू साहब जो मॉडर्न दामाद जो किए हैं, बड़ा अच्छा प्ले था। तो वो प्ले मतलब ये तो पोस्टर छपे थे, उसके बाद आपका हमारे फोटोज होते थे। जैसा शोले का पोस्टर था ना, वैसे ही नीचे पूरे ब्लॉक्स में फोटोज होते थे। जितने आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जैसे अदीम इकबाल है, आयशा जलील है, उसके अंदर दीप कुमार है, दर्शीदीप है, आज़म परवाना है, रज़ा कुरैशी, मेन जो किरदार थे उनके फोटोज वगैरह उसमें छपे थे। उसमें मैं 2 कैरेक्टर करता था। एक पुलिस वाले का करता था फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में एक मिर्चियाँ भजिया भेजने वाले रहते। उस जमाने में काफ़ी गलियों में आते थे लोग मिर्चियाँ भजियाँ ले लेके, लेकिन अभी तो नहीं आ रहे। अभी तो माहौल काफ़ी चेंज है। ये तो 40-44 साल पुरानी बातें, 4 दहे गुजर चुके हैं। तो वो एक अच्छा कैरेक्टर था। वो महमूद टाइप साहब का था, बिल्कुल ही हैदराबादी जो स्टाइल होता है, लुंगी उंगी पहने, थोड़ा सा स्टाइल एक मैं बनाया था उसके अंदर, एक अच्छा स्टाइल बनाया था उसका। तो वो कैरेक्टर था मेरा। फिर उसके बाद GN अशोक साहब जो खुद का एक पेपर भी चलाते थे, सीनियर सहाफ़ी भी हैं आप, और सहाफ़त से भी वाबस्तगी थी आपको। और आपका एक प्ले बहुत मशहूर है फरियाद। अच्छा। फरियाद, उसके अंदर हमने यूनियन लीडर का रोल किया। अच्छा। हाँ, तनख्वाह नहीं मिली तो स्ट्राइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस तरीके से। अच्छा। ऐसे मतलब वो कैरेक्टर किया। फिर परवेज़ भाई से मुलाकात हुई। ये कब की बात है? ये 82-83, अभी 81 से स्टार्ट हो गया, 82-83 की बात है। 83 की बात है ये। फिर परवेज़ भाई से मुलाकात हुई जो इब्ता आर्ट्स करके बॉम्बे से यहाँ पे आए थे। अच्छा। ये परवेज़ भाई जो हैं, खादर खान साहब, AK हंगल, भरत कपूर, शबाना आज़मी साहब, इनके साथ वहाँ पे बॉम्बे में प्ले किए थे। तो किसी वजह से उनको हैदराबाद आना। वही परवेज़ साहब हैं जो खादर अली खान को। हाँ जी बिल्कुल, खादर अली खान, वही परवेज़ साहब, M परवेज़ खादर खान। हाँ, जो तो असिस्ट भी किए, खास मतलब दोस्ती भी रही है आप दोनों की। डायलॉग वर्जन में आपने उनको असिस्ट भी किया है। फिर हैदराबाद आके फिर उन्होंने मतलब ड्रामे शुरू किए। तुम्हारी खातिर, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। तो तुम्हारी खातिर में मैं रामलू का कैरेक्टर करता था।
रामलू रमजानी, 2 कैरेक्टर बड़े अच्छे थे उसके अंदर, जो पूरे प्ले में कॉमेडी आपके लिए मिलती थी प्ले के अंदर। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा उनके साथ हुआ और एक्सपीरियंस बढ़ता गया और हम लोग टाइम की पाबंदी करते थे, टाइम पे रिहर्सल जो होती थी चले आते थे, कभी पैदल, साइकिल का ज़माना था, कभी साइकिल पे। तो किसी प्ले के लिए हो सकता 20-22 दिन रिहर्सल हो। खादर इकबाल साहब ज़रा स्ट्रिक्ट थे, वो ज़रा 1-1 महीना रखते थे, बाकी जितने जने हैं 15 डेज, 20 डेज, 22 डेज ये हमको रिहर्सल करना पड़ता था। वो हमारे लिए अच्छा था आर्टिस्टों के लिए। आज हम आपके सामने आज बैठे हुए हैं, उसी का नतीजा है हम जो बैठे हुए आपके सामने आप। तो उसमें आपका क्या है, हाफिजा तेज होता, मेमोरी पावर बढ़ता, आपका मतलब फियर निकलता उसके अंदर जितना आप रिहर्सल करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो बच्चे होमवर्क घर में करते हैं क्लास में फर्स्ट आते वो लोग, तो ये भी वैसे ये प्ले, क्योंकि इसमें कोई कट नहीं है। जी। आप एक बार स्टेज पे आ गए, जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर को आपको लेके चलना है। बिल्कुल। हाँ, वहां पे कट नहीं है। वहां पे बिल्कुल। अगर तारीफ करते हैं तो डायरेक्ट आती है, शिकायत भी करते हो तो डायरेक्ट आती है ऑडियंस से। जी। फिल्म में आपको एक चांस होता है कि अगर आप रीटेक करते हैं तो फिर आपको वहां पे मौका मिलता है। तो एम परवेज साहब के साथ का सफर, जितने जनों के साथ का सभी अच्छा सफर है और सीखने का जज्बा रहा। हर एक के पास कुछ नया नया सीखने को मिला। परवेज साहब के कौन से और ड्रामे किए? परवेज साहब के हम ज्यादा तो तुम्हारी खातिर और बड़ी देर की मेहरमा आते हैं। अच्छा। और बड़ी देर की उसके बारे में कुछ बताइए। वो बड़ा अच्छा है, लॉजिक उसकी अच्छी है। बड़ी देर की मेहरमा आते उसका मतलब ये है कि मतलब बारिश ज्यादा होती है, कुछ साहब लोग झाड़ के नीचे ठहरते हैं आसरे के लिए, तो झाड़ गिर जाता, उनके ऊपर गिर जाता, झाड़ के नीचे दबे हुए रहते वो। अब उसके बाद में फोन आ जाते तो उन्हें बोलते ये हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट का काम नहीं है। अब वो बेचारा परेशान होने लगा, मेरे को निकालो भाई पहले यहाँ नीचे से, मैं तो मर जाऊंगा। तो बड़ा अच्छी लॉजिक है वो। बड़ी देर की मेहरमा आते बॉम्बे में भी हुआ ये प्ले, हुआ से बॉम्बे में है। और साथी अदाकार कौन थे इसमें? साथी अदाकार मेरे पास में इसमें आजम परवाना थे, और उस जमाने में श्याम कुमार बोल के एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, और शायद मैं समझता दीप भाई वगैरह थे। चंद छोटे थे, ज्यादा आर्टिस्टों का हाशिया नहीं था, थोड़ा हाशिया था। उसी में हम लोग ही रिपीट होते थे अलग अलग कैरेक्टर्स में। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा लगता था। मतलब ये सो रिफ्रेशमेंट वगैरह होता था, पानी चाय वगैरह। चाय तो मशहूर है हैदराबाद की। तुम्हारी खातिर में क्या ड्रामे का प्लॉट था? प्लॉट ये था कि पूरे मतलब ये सो एक झोपड़पट्टी की जिंदगी है, और पूरे उसके अंदर मतलब ये सो काम कुछ नहीं है इन लोगों को। हम इस बस स्टैंड्स पे गए, ठहरे, थोड़ा मतलब अपना टाइम पास करे, थोड़ा पैकेट मार के आ गए, ये मार के आ गए, एंड देन लाके अपने परवेज भाई को दे दिए, लीडर को। और उसके बाद में तो एक वक्त एक पर्स, एक लेडी का पर्स ले लेते वो लोग। वो पर्स में एक चिट्ठी रहती और पैसे रहते कि ये मेरी वालदा के इलाज के पैसे और मैं दवाखाने को जा रही हूँ, ऐसा कुछ रहता। वो जैसे ही देखते वो लोग, वो पूरे जरे चेंज हो जाते, चेंज होके बोलते कि अरे भाई ये बुरे काम बुरे ही होते हैं, हम ये उनका ले लिए, उनकी माँ अगर गुजर गई तो उसका इल्जाम पूरा हम पे आ जाएगा, तो ये जिंदगी बहरहाल ठीक नहीं है। तो तुम्हारी खातिर यानी आपकी खातिर सब सुधर गए, हमारे लीडर ही जब सुधर गए तो फिर हमला क्या है। तो हम लोग अभी उसमें द एंड ऑफ द प्ले, एंड ऑफ द मैसेज ऑफ द प्ले तुम्हारी खातिर यही है, समाजी मैसेज उसमें। क्योंकि जितने प्लेज है, अगर कॉमेडी है तो तंजो मिजाज के जरिए मैसेज है, सीरियस है तो तंजो मिजाज के जरिए मैसेज है। तो मैसेज है हर प्ले में, विदाउट एनी मैसेज कोई प्ले नहीं है। और जहां तक प्लेज है और जहां तक स्टेज है, ड्रामाज है, तो इसके अंदर जैसे दिल्ली NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और देन आपके जो सो कलकत्ता, महाराष्ट्र में आज भी प्ले होते हैं। जैसा लोग फिल्म देखते हैं ना, वैसे ही वो लोग टिकट लेके जो है सो महाराष्ट्र में प्ले देखते। अभी तो सबसे ज्यादा प्लेज है तो महाराष्ट्र में ही है। स्टेज मंच अगर जिंदा है तो महाराष्ट्र में जिंदा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बड़े बड़े एक्टर्स जो आए हैं स्टेज करके आए हैं। स्टेज बहुत ही आपका फाउंडेशन है, आपका बुनियाद है, आपको बहुत आगे बढ़ाता है स्टेज, काफी टाइम तक आपको जिंदा रखता है स्क्रीन के ऊपर स्टेज। बड़े बड़े बिग नेम्स हैं। अब रिसेंटली अगर मैं किसी का नाम लूँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं जी, समझ रहे हैं आप। शाहरुख खान साहब खुद कहें उनके बारे में कि भाई मैंने उनके साथ काम करते करते कुछ सीखा है मैंने उनके साथ। तो ये सीखना ही है, आपकी उम्र पूरी चली आती सीखने, और नई चीज आपके लिए क्रिएट होती है यहाँ पे। बिल्कुल। फिर वहां से हमारे उजले बंधन, जाहिद लतीफी साहब का प्ले था जी, उजले बंधन। अच्छा। तो उसमें मैंने कैरेक्टर किया डेविड, इस एक में रामलू, एक में डेविड, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स का मुझे मौका मिला। तो मेरे बॉस रहते हैं साथ में, वो बहन के घर पे आते जाते, दीप कुमार साहब। अच्छा। पीते हैं करते हैं दीप कुमार बोलते ये समझ लीजिए आपके स्टेज के दिलीप कुमार जी।
तो काफी मशहूर नाम है। काफी मशहूर नाम है। उनकी वाइफ वाह। थी, दोनों काम जी, करते थे। दर्शीदीप वगैरह वाइफ थी उनकी। तो मेरे को फर्स्ट टाइम जब मिले उन्होंने तो मेरे को बोले आप कितने प्ले करे अभी तक? मैं ये क्या वेरी वेरी गुड। उसके बाद मेरे को बोले कि भाई आप इस ये समझिए दिलीप कुमार को जानते हैं आप? मैं बिल्कुल जानता हूँ। उनको कौन नहीं जानता, शहंशाह जज्बात है बोला मैं वो। तो ये समझिए आपके स्टेज के दिलीप कुमार के साथ आप काम कर रहे हैं। तो मैं बोला ये बड़ी खुशी की बात है बोला, मेरे लिए सीखने का मौका मिलेगा मेरे को आपके साथ। तो वो कैरेक्टर मैंने उनके साथ किया और बड़ी तमन्ना होती थी कि अखबार में फोटो आए हमारी। तो पहली इश्तिहारी फोटो मेरी 84-85 में ये दोजिले बंधन में आई, सियासत में। अच्छा समझिया। जावेद लतीफ़ी साहब के काफी प्लेज थिएटर हुए, लेकिन मुझे एक ही प्ले में काम करने का मौका मिला जावेद लतीफ़ी साहब के। उसके बाद हफी अनु साहब हुस्न व अदा, अच्छा हाँ हुस्न व अदा में भी मैंने काम किया और वो भी बड़ा अच्छा प्ले था, मैसेजफुल प्ले था। आजम उसमें लीड कर रहे थे, मैं सपोर्टिंग कर रहा था उसमें। और उसमें खैसर साहब थे, चित्रकला जी थे उसके अंदर। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सफ़र हमारा आगे बढ़ा। हमारे आरिफ मुजाहिद साहब जो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, अच्छा हाँ, तो उनका एक प्ले था औरत कब तक जलेगी जी। अब आप देखिए उस जमाने से इस जमाने तक आज भी आप देखिए डॉरी वही चल रहा है। वो किसी नई शक्ल में आ रहा है, लेकिन वो समाज के सामने चीज आ रही। कई फिल्मों के जरिए उसको वाजे किया गया और कई ड्रामों के जरिए उसको वाजे किया गया, लेकिन वो चीज रुक रही नहीं। तो औरत कब तक जलेगी ये भी आरिफ साहब का था। उसमें क्या रोल था? उसमें मेरा एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था उसमें, औरत कब तक जलेगी। वो हीरोइन का भाई होता हूँ मैं, थोड़ा जज्बाती कैरेक्टर था। बहन भाई साहब सताते हैं करते हैं, तो जो चलता है लॉजिक वो उसके ऊपर प्ले था, वो हमने किया। उसके बाद में फिर इम्तियाज अमजद साहब एक राइटर आए हैदराबाद में। इम्तियाज, हाँ जी इम्तियाज, आप वो जानते हैं इम्तियाज अमजद साहब, अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है। आपका भी कलम बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं इम्तियाज अली साहब भी। तो उनके भी पाकिस्तान आंचल उनके प्ले में काम करने का मुझे मौका मिला। इम्तियाज अमजद साहब से पाकिस्तान आंचल में मिला, जिसकी डायरेक्शन अजीम इकबाल साहब कर रहे थे। रिहर्सल भी उनके घर पे हुआ करती थी अजीम इकबाल साहब की, और अजीम इकबाल साहब के साथ हम लोग योवानी में जुड़े हुए रहे, उस्मार्ट्स एकेडमी। फिर उन्हीं को देख के आजम परवाना ने हिडन डायमंड कल्चर एसोसिएशन बनाई, जिसके वो जनरल सेक्रेटरी और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हमने भी हमारी एसोसिएशन के जरिए मतलब ये सो प्लेस किए। ये एसोसिएशन कब बनी थी? ये 85 में बनी थी हमारी योवानी के प्ले। आर्ट्स अजीम इकबाल साहब वो 80s में थी, 80s में थी, हम लोग ये पकड़े। अच्छा। फिर हमारा जो प्ले स्टार्ट होता था, प्ले हिडन डायमंड कल्चर एसोसिएशन का प्ले जो था, तो ये शेर से स्टार्ट होता था हमारा प्ले। आजम लिखे थे शेर वो, पस्त ना करना इरादे देख कर चट्टानों को। अच्छा। पस्त ना करना इरादे देख कर चट्टानों को, कल दोहराएगा जमाना फिर तेरे अफसानों को। जो आज हमारे को जो दोहराया जा रहा है, मतलब जो सो ये बातें करने का आपसे मौका मिल रहा है, ये बोल के हमारा प्ले स्टार्ट होता था। आजम अली खान परवाना इसके सदर थे, इसके हमारे प्रेसिडेंट इफ्तिखार थे, और इसके आपके वाइस प्रेसिडेंट सलीम साहब थे, इसके जनरल सेक्रेटरी आदम थे, जॉइंट सेक्रेटरी मैं था, ट्रेजरर हमारे अमजद थे। हम लोग दोस्त मिलकर पूरे बनाए थे। फिर उसके बाद ये हमारा ये ड्रामेस चल रहे थे। फिर वहां से सिलसिला आगे बढ़ा, इम्तियाज अमजद साहब के साथ हमने काम किया। उसके बाद हमारी जिंदगी में वो मौका आया जो स्टेज की हाइट है। स्टेज की जो हाइट होती है वो हाइट है अदरक के पंचे, क्योंकि आजम वहां पे करते थे। आ रहा था। हाँ जी, आप आजम अली खान परवाना, रज़ा कुरैशी, सूरज किरण और साबिर खान साहब, ये सब मोइन खान, इजार सिद्दीकी वगैरह भी हैं जी। बब्बन खान साहब के अदरक के पंजे में क्या आपने भी काम किया इन लोगों के साथ? हाँ जी बिल्कुल, आजम वहाँ पे जरिया रहे मेरा। एक आर्टिस्ट थे वहाँ पे, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इत्तेफाक से सडन को आर्टिस्ट चाहिए था। तो फिर वो बब्बन खान साहब उनसे जिक्र करे आजम से, तो आजम फिर मेरे पास आए, हम दोनों उनके घर पे गए। फिर उन्होंने हमारी रिहर्सल ली, फिर मुझे स्क्रिप्ट दी गई। 1-2 दिन का टाइम दे के बाद मुझे फिर बुला के देखा गया, टेस्ट लिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पास किया। कौन से ईयर की बात है ये? 88। अच्छा, 88 की बात है। तो वो प्ले की शर्त ये होती थी, कोई भी करो, मैं करो, आप करो, कोई भी करो। उसमें शर्त ये होती थी खान साहब की कि एक आर्टिस्ट 3 कैरेक्टर करना। अच्छा। क्योंकि टोटल उस प्ले में 17 कैरेक्टर है, 17 कैरेक्टर। अच्छा। खान साहब जब एक बार आके बैठ जाते तो फिर 17 कैरेक्टर से बात करके उठते उन्होंने। ओहो। इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद। तो ये जो खान साहब का प्ले था, थिएटर करते थे, वन एक्ट प्ले, तो क्या ये उन्हीं का लिखा हुआ था ये? हाँ, प्ले खान साहब का था, खान साहब का लिखा हुआ था, खान साहब का था। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 84 में खान साहब इंटर हुए। अच्छा। हाँ, उन्होंने लिखा आपके बारे में जी। तो हम 3 साल सफर रहा मेरा खान साहब के साथ में। मैं 3-4 बार बॉम्बे गया, बैंगलोर गया आपके साथ में,
कलकत्ता गया आपके साथ में, वहाँ पे प्लेस करके आया मैं। 3 कैरेक्टर करता था, फर्स्ट हाफ में 2, सेकंड हाफ में 1। अच्छा फर्स्ट हाफ में मेरा था मलेरिया डिपार्टमेंट। अच्छा। अपन देखे होंगे बचपन में, मतलब अभी नहीं आ रहे, GHMC जी, से लोग आते थे पहले कुछ और साइकिल के पे आते थे, बॉक्स वगैरह ले लेके, वो एक कैरेक्टर था। और इंटरवल से जरा पहले रेड्डी भाई, दूध वाले के पैसे बाकी रहते, वो तंजो मिजा है, जी। यानी बच्चे फैमिली प्लानिंग पे है, वो बच्चे ज्यादा है, आमदनी कम है। अब जिनको देना है उनको दे नहीं सकते, उल्टा जवाब दे रहे हैं, कॉमेडी पैदा हो रही, अच्छा तंजो मिजा जी। उसी में आ रहा। अब पैसे देना नहीं है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, अब उन सामने वाला गुस्से में आ रहा, फिर कुछ बोल दे रहे हैं उसको। तो रेड्डी साहब जो सो बाजू पड़ोस रहते और दूध वाले के पैसे बाकी रहते, दूध वाला लड़ने के बाद रेड्डी साहब की एंट्री हो जाती। अच्छा हाँ, तो ये रेड्डी साहब। उसके बाद में मारवाड़ी, सेकंड हाफ में मारवाड़ी तो जहाँ से नु राशन लेते, पैसे नहीं देते, जी समझ रहे हैं आप। जी। उस वास्ते मारवाड़ी साहब उनसे पैसों का तंजिया करने के लिए आते, तो वो तकाजे में उन्होंने कुछ भी बोल देते, समझे आप। अच्छा आप कुछ चलते फिरते इनविटेशन कार्ड है, आपको पैसों की क्या जरूरत है। बहुत ज्यादा मशहूर है साहब के डायलॉग, अक्सर रेडियो पे भी हम सुनते थे, समझे आप। जी। बावा है उधर खामोश, हाँ, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, जेल से आ रहा हूँ। वो तो काफी मशहूर रेडियो हुआ का था। मतलब जमाना था। आपके कैरेक्टर के कोई डायलॉग है तो वो सुनाइए। मेरे कैरेक्टर के रेड्डी भाई के यही डायलॉग है कि भाई हम तुम यहाँ, तुम अगर मतलब जैसे इतने बच्चों को पाल नहीं सकते तो फिर इतने बच्चे पैदा करके कोई खेम यहाँ। अब दूध वाला पैसे नहीं पूछेगा तो कैसा होगा। देखो भाई, आप कुछ भी करके इनके पैसे जो है सो मिल जाते हैं, आप बेफिक्र रहो। बोल के बोलते ही उन्होंने बोल देते, ये पैसे तो आप देने वाले हैं, बोल देते छुड़ाने आके फंस गए रेड्डी भाई। अब जी। रेड्डी भाई ऐसा देखते रहे, भाई ये क्या, दे दो भाई, आपको दे तो मैं पैसे पड़ोस से ना मैं भाग जा रहा हूँ। तो देन ऐसा कुछ लॉजिक है उसमें कॉमेडी की। अच्छा। ये चीजें चलती रही हमारी। फिर ये 90s आ गया जी और प्लेस थोड़ा कम होने लगे, जी। और वहां से फिर बब्बन खान साहब का कहाँ तक आखिरी शो कब हुआ था इनका? मैं 90s तक रहा साहब के साथ। 90s में। 90s लेकिन बब्बन खान साहब करे कब तक? कट एंड डाउन जो करे साहब, पूरे 10,000 के अबव शो करके कर दिया। कट एंड डाउन करे। क्योंकि एक इंग्लिश प्ले है जिसका नाम है मॉस ट्रैप, वो लोग 10,000 किए हैं अच्छा साहब, 10,000 के ऊपर करके कट एंड डाउन करे। अच्छा अच्छा अभी है बाहयात हैं, जी। पर काफी अलील हैं। अच्छा बात है, मतलब वक्त की चक्की हरे को पीस देती, कल के दिन हमारा भी वही होने का है, मतलब जो है सो। तो ये से चीजें रही। 90s शुरू हुई, ड्रामेज वगैरह चले जब तक चले। फिर 91 में ऑडिशन दिया हमने नारंग के लिए, अच्छा नारंग के प्लेस के लिए वाइज ऑडिशन हमने दिया और उसमें पास हुए। फिर नारंग के प्लेस का हमारे सीनियर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। वहाँ पे सिर्फ आवाज का जादू चलता है, फेस तो दिखता नहीं आपका। जी फिर उसके बाद में 91 में ही आपके अंजुमन का आगाज हुआ, सप्तागिरी चैनल। जी DD1 तो चल ही रहा था कैसा भी, जी तो अब आपके समझो DD1 से ये भी एक आपके आगाज होगा सप्तागिरी चैनल। जी वहाँ पे फिर आजम और आप दोनों वहाँ पे थे, जी। वहाँ पे आप लोगों की हमारी मुलाकातें हुई। पहला प्ले हमने आप लोगों के साथ किया था ईद मुबारक। जी जी फिर कुछ हम उसके कुछ झलकियाँ लेके फिर हम लोग नेशनल से भी उसको टेलीकास्ट करवाए थे। जी तो काफ़ी लंबा, मैं समझता हूँ 97-98 तक भी वहाँ पे रहे हम, प्लेस किए, काफ़ी प्ले किए वहाँ पे। इम्तियाज़ अली ताज साहब के साथ किए, आपके साथ किए, और इधर ड्रामे भी चल रहे थे, इधर ये भी चल रहे थे। जी फिर 98 में मैं बाहर गया, 2000 में आया, लेकिन मैं हमेशा लगे हुआ रहा, थिएटर से जुड़े रहे। जुड़े रहा मैं, और थिएटर के जितने आदमी हैं सबसे जुड़े रहा। बाहर जाने के बाद में आते ही फिर मैं जुड़ गया। फिर यहाँ पे ETV शुरू हो गया, तो ये सारी चीज़ों से मैं लोगों से मिलता रहा, करता रहा, सफ़र चलता रहा। M.A. हक साहब थे हमारे फाइन आर्ट्स एकेडमी। जी हाँ, वांटेड न्यू फेसेस, वांटेड न्यू फेसेस में M.A. हक साहब के साथ, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जी। बड़े अच्छे मतलब सो अदाकार भी थे जी और समझो हिदायतकार भी थे, हिदायतकार भी थे। दोनों भी थे। और काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर था उसमें मेरा, वो मद्रासी का कैरेक्टर था। अच्छा और डॉक्टर बोला सब खाना, यटिली खाना, वोड़ खाना, सब खाना, पर चावल नहीं खाना। अब उसमें चावल ही मिला। तो उनको हीरो बनने की ख्वाहिश है, मगर उन्होंने आगे इंटरव्यू देने के वास्ते। अच्छा तो इस तरीके का कुछ उसमें मद्रासी टाइप का उसमें कैरेक्टर था, अच्छा तो वो कैरेक्टर करने का मौका मिला जी और काफ़ी अच्छा उनके साथ सफ़र रहा हमारा। जी मुलाकातें भी कभी कभी हुआ करती थी उनसे हमारी, जी हम लोग आपस में मिलना, कुछ करना, ऐसे हमारा जैसे ये होता था। तो जब यहाँ पे आए, दूरदर्शन हुआ, तो विजन पे दिखने लगे हम लोगों को, लोग खुश होने लगे। फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सफ़र आगे बढ़ा हमारा। जी तो फिर ऐसे ही चलते चलते, मतलब जैसे शोएब रब्बानी साहब जो कॉटनिस्ट जी, हैं, जी। क्रॉनिकल के, सियासत में खिदमत अंजाम दे रहे थे। फिर उनके साथ कुछ जी के ऊपर कुछ मौका मिला। जी फिर हमारे साबिर खान साहब, मोंटी ज्ञानी साहब बोल के एक डायरेक्टर हैं, अच्छा जो C क्लास के पिक्चर्स बनाते थे, अच्छा बिजली और तूफान, आग और शोले, उसमें उन्होंने काम किया था।
उसके बाद वो हमको ले जाके मिलाए, हम वहाँ पे ऑडिशन दिए इंस्पेक्टर अग्रवाल के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा साहब की एक फिल्म हिट हुई थी कालीचरण, उसी का रीमेक हो रहा था 20-30 साल के बाद, धर्मेंद्र साहब को लिया जा रहा था। अच्छा। तो साहब यहाँ पे डेट्स दे दिए थे, लेकिन इत्तेफाक से उनकी अपनी कुछ विजेता फिल्म की कुछ उनका प्रोडक्शन का काम चल रहा था, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो साहब पूरे यूनिट को वहाँ ला लिए, तो यहाँ के आर्टिस्टों को नहीं लिया गया, वहाँ पे लिया गया। ऐसा रहा जी फिर आखिरी में चारमीनार बॉयज में मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला जी। राहुल राय साहब के साथ। अच्छा। वो हामिद साहब थे उसमें, हामिद कमाल साहब, सुबानी साहब, जी, हबीब खदीर साहब, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं। जी। फिर वहाँ से आदाब हैदराबाद, जो मेरी काफ़ी हिट हुई फिल्म, हम्म, आटो शरफू जिसमें नाम है मेरा, 7 में रिलीज हुई पिक्चर, 206 में शूट हुई। अच्छा। आज 16 साल के बाद भी लोग मुझे आटो शरफू बोलते हैं रोड पे। अब इन 15 सालों में हैदराबाद के तकरीबन 40 फिल्में तो आई होंगी, लेकिन वो मेरे कैरेक्टर को नहीं भूले। तो जितने कैरेक्टर मैं फिल्मों में किया हूँ, 10-15 फिल्में मेरी थिएटर की, तेलुगु, ये हैदराबादी मूवीज मेरी। तो हर कैरेक्टर लोग याद करते हैं। पल्सर का सीन मेरा बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैं गाड़ी किसको भी नहीं देता, गाड़ी छोड़ पहले ये बोल सलीम कहाँ है, मैं उसका खून पी जाता हूँ। और स्पॉट पे काम करने में रोनाल्डो वो फेमस है, समझिएगा, ये भी डायलॉग बहुत अच्छा है। फेंकम फेंक पहलवान, जी। खाली मामूल ले ले रहे हैं मगर काम नहीं कर रहे, पटों को जूते खिला के ला ले रहे। तो जो भी कैरेक्टर दिया गया, मैं सोचा कि मैं इसको अच्छे से अच्छा करूं और इसमें जान डालूं, ताकि मेरा मकसद पूरा हो, लोगों तक मेरा मतलब जैसे मैसेज पहुंचे और लोग मुझे रिकग्नाइज करें। जी। ये तो ये हिसाब से हम यही जज्बे के साथ काम को आगे लेके चले, आज भी काम कर रहे हैं आपकी दुआ से। तेलुगु पिक्चर में मैंने काम किया द एंड, एम परवेज साहब मुझे काम दिलाए वहाँ पे। द एंड का मतलब है कि टेररिज्म का एंड हो जाए, द एंड का मतलब है टेररिज्म। फिर उसको रवि चौली साहब डायरेक्टर कर रहे थे, जो तेलुगु के मशहूर डायरेक्टर हैं, बैचलर फिल्म उन्होंने डायरेक्टर की थी। हिंदी में फिर उसका रीमेक हुआ, पिक्चर तेलुगु में हिट हुई, नंदी अवार्ड आया उसको, तो उसका नाम रखा गया गलतियाँ। तो मैं मिनिस्टर के पीए का रोल कर रहा था उसमें, द की रोल ऑफ द मूवी। जी। मिनिस्टर साहब को जब किडनैप कर लेते तो उसका पीए एक ही बात बोलता, आप किडनैप कर लिए, साहब को खाली एक फाइल मेरे को बताना है, वो फाइल पे लिख देता हूँ कुछ जैसे वर्ड्स, देख लेते हो साहब, समझ रहे हैं। तो वहां से टर्न है स्टोरी पूरी पिक्चर की। अच्छा। तो ऐसे कैरेक्टर्स मुझे मिलते गए। जी। अब हैदराबाद के जितने मूवीज है, जैसे अंग्रेज से यहाँ के बुनियाद पड़ी 2005 से, जी। उसके बाद फिर सलीम साहब और हमारे इस्माइल साहब, जहांगीर साहब, काफ़ी एक्टर्स, फिर गुल्लू भाई की एंट्री हुई, जी। जी। फिर अकबर बिन तबर साहब की एंट्री हुई, और नाना, स्पॉट नाना, हमारे नाना साहब है ना, उन्होंने भी है इसमें। तो ये सारी चीज़ों, इन लोगों के साथ, सबके साथ काम करने का मौका मिला। काफ़ी एक डायरेक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे, अजीज नासिर साहब हैं, जी। हमारे सिकंदर साहब हैं, संजय पंजाबी हैं, जी। हाँ बहुत सारे डायरेक्टर। फिर जिनके बजट ज़्यादा होते थे वो लोग थिएटर की भी मूवी मेक करते थे, जिनके बजट कम होते थे वो लोग DVD बनाते थे। जी। तो DVDs का भी मेरा दौर चला, DVDs में मैंने काम किया, कई फिल्में DVDs के मेरे, उछलता नींबू है, कर मेहनत खाने मत, चार मीनार के चार सिकंदर, काफ़ी काम चोर, ऐसी फिल्में हैं। और थिएटर की फिल्में हैं, आदाब हैदराबाद, मामू टेंशन नहीं लेने का, चारमीनार बॉयज, इनकी तो ऐसी की तैसी, जा भाई जा, दावत शादी, और आपके जो है सो सलाम जिंदगी। जी। अभी रिसेंटली मेरी एक पिक्चर रिलीज हुई थी, इसका नाम था मामू मकानदार। अच्छा। फिर मैंने बॉम्बे वालों के साथ काम किया, आपके श्याम बेनेगल साहब के साथ, 2 पिक्चरें मैंने की। अच्छा। वेल्डन अब्बा, वेलकम टू सज्जनपुर। अच्छा। और उसके बाद में फिर दीपक शिवसुदानी साहब के साथ काम किया मैंने, और पिक्चर का नाम था आपके जूली 2। अच्छा। जूली 2, उसमें मैंने काम किया। फिर उसके बाद में फिर मुझे काम करने का मौका मिला, बॉम्बे से हमारे डायरेक्टर साहब आए थे, काफ़ी मशहूर डायरेक्टर, और फिल्म का नाम था अजहर। अच्छा। अजहर में मैंने काम किया इमरान हाशमी के साथ, नरगिस फ़खरी, रिपोर्टर हूँ उसमें मैं। अच्छा। तो ये डायरेक्टर्स के साथ भी काम करने का मौका मिला। और भोजपुरी डायरेक्टर महेश साहब, उनके साथ भी काम करा। पिक्चर का नाम है जिया बेकरार बा। अच्छा। जिया बेकरार बा। वो लोग हर चीज़ में बा लगाते हैं। ये सफ़र यहाँ तक चला। अभी जो ज़माना आ गया है, फास्ट हो गया है काफ़ी, समझिए आप, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफ़ी आगे चला गया है। एक टाइम था स्टेज से आते थे फिल्म से आते थे टीवी तक चल रहा था। टीवी के बाद अब क्या हो गया, प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, यूट्यूब आ गया जी। अब उसके बाद में बड़े बड़े चैनल्स आ गए हैं, जैसा कि आपके अमेज़ॉन हैं, आपके नेटफ्लिक्स हैं, और आपके जो सो रिलायंस है, बड़े बड़े कंपनीज इसमें आ गए, OTT प्लेटफॉर्म में आ गए। हर कोई ये चाहता कि भाई हम जल्द से जल्द, मतलब ऐसा मैसेज आ जाए, जल्द से जल्द हमको मालूम हो जाए। अब वो मतलब डबल इंटरवल की फिल्म कहाँ देखें, 3 घंटे, पौने 3 घंटे, 2 घंटे, सवा 2 घंटे। अब जो फिल्में आ गई हैं 145 मिनट्स, पहला हाफ 45 मिनट्स, 15 मिनट का इंटरवल, सेकेंड हाफ 1 आवर, फिनिश। जस्ट लाइक इंग्लिश मूवीज के ऐसा हो गया। अभी आप
खुद अपना प्लेटफॉर्म आप खुद कायम कर सकते हैं। खुद आप फेसबुक पे अपनी आईडी बनाइए, आप जैसे इंस्टाग्राम पे बनाइए, या आप यूट्यूब पे खुद का चैनल आप बनाइए, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। तो लोग प्रमोट कर रहे हैं, वो भी दौर चल रहा है, वो भी दौर अच्छा था, ये भी दौर अच्छा है, और आने वाला दौर भी अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। थिएटर से लेके ओटीटी तक आपका ये जो सफर रहा जी, तो आपके क्या तजुर्बे रहे, और आप थिएटर, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन जी, तकरीबन तमाम फॉर्मेट्स में आपने जी, अपने फन का हाँ, जो जादू भी मुझे जगाया मौका है। मिला जी। मैंने उसे एक्सपोज तो किया। इसको आप थिएटर को कैसा देखते हैं, और ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो है वो आप कैसे देखते हैं? थिएटर तो हमेशा रहेगा साहब, थिएटर हमेशा जिंदा रहेगा, अच्छा। और वो बिल्डिंग कायम रहेंगी जो बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा रहेगा। जी तो थिएटर आप जितना करेंगे आपका फाउंडेशन उतना अच्छा रहेगा, आप उतना काम आगे कर सकेंगे। जी स्लो स्टडी विन द रेस, ये तो सुने होंगे आप। जी तो थिएटर हमेशा उसका अपना टेस्ट है थिएटर का, और सबसे अच्छा टेस्ट है थिएटर का। जी आपको मतलब वेट करने की जरूरत है। फिल्म अगर मेक हो रही है, पहले तो खैर मुगल आजम 16 साल में मेक हुई, जी जी फिर 13 साल लगे, 10 साल, ऐसे होते होते बॉलीवुड के जितने मूवी थे सब 4-5 साल से कम में नहीं होते थे। जी साउथ के जो मूवीज हैं वो लोग साल, 1.5 साल, 2 साल में कंप्लीट करते थे। उसके बाद साउथ वाले बॉलीवुड जाके उन लोगों को बता दिए कि 6 महीने में भी, साल में पिक्चर आ सकती है। आ सकती है। हाँ, जी, तो ये चीज ट्रेंड चला, जी, वैसा चला। तो ये वेट करना पड़ता आपको, जी ये फिल्म बना के ऑडियंस में आपको दे के, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और रिलीजिंग, ये 4 एस्पेक्ट के बाद जब थिएटर में फिल्म लगती है, देखने के बाद में जब आपकी तारीफ होती है या आपकी शिकायत होती है। स्टेज में वो नहीं है, आप ऐसा प्ले करो जब Immediate भी आपको response। इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स आता है। जी ये दोनों का फर्क है, जी जी, समझे आप। जी और यानी आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, बगैर ट्रेनिंग के आप नहीं कर सकते। अब वो डेस्टिनी अलग बात है, किस्मत अलग अलग चीज है। बड़े जो पुराने एक्टर्स हैं वो लोग हो सकता है नहीं लिए होंगे, लेकिन लेना जरूरी है। जब तक आप नहीं लेंगे तो आपको नहीं होगा, प्रैक्टिस होना आपको जरूरी है। तो उसके लिए जैसे एनएसडी है, और आपके पुणे इंस्टीट्यूट में भी, मतलब जैसे इंस्टीट्यूट्स में, आप पुणे में भी इंस्टीट्यूट है, जी, सुरेश ओबराय साहब वहीं से रहे, और सुरेश ओबराय साहब का सफर खादर अली बेग के साथ शुरू हुआ जी जी पुणे इंस्टीट्यूट में, फिर साहब ज्वाइन करे, फिर वहां से साहब का सफर चला। इफ्ता आर्ट्स हैं, हाँ इफ्ता आर्ट्स भी हैं, बॉम्बे में है, जी। काफी एक थिएटर्स हैं, जी जी समझे आप। तो ये आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है। तो फिल्म का टेस्ट अपना अलग है। फिर उसके बाद इमीडिएट टीवी शुरू हुआ, जी वहां पे रुझान हुआ। तो ये शुरू होने से एक चीज अच्छी ये हुई कि जो आर्टिस्टों को फिल्म में काम नहीं मिल रहा था, उनको टीवी के जरिए अपना फन का मुजाहरा करने का उनको मौका मिला। जी वो चला, फिर वो ट्रेंड चला। और फिल्म का ऐसा है कि हर कोई फिल्म जाके थिएटर को नहीं देख सकते, जैसे बुढ़े बड़े दादी है, नानी है, नहीं जा सकते, एज हो जाती है उनकी। तो टीवी के जरिए वो चीज उजागर भी, वो चीज अपने घर में बैठकर वो देख सके। जी तो एक टाइम ऐसा आ गया कि टीवी के एक्टर्स का रिकग्नाइजेशन बढ़ गया, फिल्म के एक्टर्स का रिकग्नाइजेशन कम हो गया, ऐसा। जी अब वो होते होते अब क्या चेंज हुआ, अब जो चेंज में हम आए यहाँ पे, जी अब ये चेंज आए तो पूरा यूट्यूब का हो गया। जी पहले ऐसा था, एक कमरे में मतलब सब जने शाम में आ जाने के बाद में एक बड़ा टीवी लगा होता था, सब बैठते थे, चाय पीते थे। अब वैसा नहीं रहा, हर कोई अपने अपने कमरे में मोबाइल में फोन में देख टीवी अब मोबाइल मोबाइल, टीवी अब मोबाइल बन गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, जी समझ रहे हैं। हमने तो एक कमरे में टीवी था, मोबाइल आ गया। जी। तो ये चीजें मतलब जो है सो आपके ने पहुंच गई हैं। तो आप जैसा टाइम है वैसा आपको चलना है, जी जी जो वक्त आपको लेके चल रहा है उसके साथ बिल्कुल, आपको बिल्कुल। खत्म से खत्म मिला के चलना है। बिल्कुल। तो हम भी वही तैयारी करके बैठे हुए कि जैसा भी टाइम है चलेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, अभी कुछ बातचीत चल रही है। अभी जी भोजपुरी वाले परसों बात की, आने वाले बॉम्बे से वो एक शेड्यूल यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा तो शायद मैं कैरेक्टर एक मुझे इसमें निकालेंगे। जी जी और कुछ छोटे मोटे और 2-3 मुझे वेब सीरीज के लिए बात चल रही है। अक्टूबर में एक बहुत बड़ी वेब सीरीज है मेरी, अच्छा अभी मैं इसको रिवील नहीं कर सकता, अच्छा हाँ, होने के बाद ही रिवील करूंगा उसको मैं। ठीक है। आपका थिएटर का काफी तजुर्बा रहा है, जी तो कोई ऐसा तजुर्बे जैसा आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हों, जी आपको जो डायलॉग बोलना है आप भूल गए हों, या फिर या आप जंप करके 2-3 सीन आगे जी। चले गए हों, क्या जी। कोई ऐसे नहीं, ऐसे वाकयात हादसे तो इत्तेफाक से होते हैं स्टेज के प्ले में। जी एक हमारे को सिक्योरिटी ये होती है कि पीछे जो प्रॉम्प्टिंग होती है, जी जी Behind the prompting, stage। जी वो वहां पे बोलते हैं, थोड़ी स्लो आवाज में बोलते हैं। हम जहाँ कैरेक्टर कर रहे हैं उसके पीछे होते हैं वो लोग। अच्छा और बहुत ही ज्यादा मुमकिन ऐसा रहा मेरे साथ, मैं जो प्ले में काम किया ऐसा हुआ, एक आध सीन जंप हुआ, जी, कुछ डायलॉग आगे पीछे हुई, जो पहले बोलना था बाद में बोले, जी, कुछ कैरेक्टर के साथ हुआ।
हमारे साथ तो अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। हम लोग क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करते थे, हम भी इंसान है, गलती ऐसा नहीं होती, लेकिन हुई थी, होती हमसे भी गलती, मगर हुई नहीं इत्तेफाक से गलती, लेकिन प्रॉम्प्टिंग हमारी पीछे चलती थी। लेकिन हम शुरू से एक हमारे में, मेरे आज़म में एक बात रही शुरू से, मेरे में आज़म में, कि हम लोग कभी भी रिहर्सल करते टाइम भी प्रॉम्प्टिंग नहीं लिए। अच्छा, तो प्रॉम्प्टिंग की आदत हमको नहीं है, आदत नहीं। और अब आज भी हम जब फिल्म में जब हम डायलॉग बोलते हैं तो मतलब ये सब बिल्कुल ही पूरा याद करके बोलते हैं। हाँ, कट हुआ तो बात अलग है, कट में बात अलग है, लेकिन हम लोग पूरा जो है सो याद करके उस डायलॉग को बोलते हैं। हम शुरू से ये कोशिश करें कि प्रॉम्प्टिंग ना लें, है एक सिक्योरिटी हमारी, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते थे जी। और कभी जरूरत नहीं पड़ी, एक आध बार कभी पड़ी होंगी, हो सकता मुझे जहन में ना हो, लेकिन कभी पड़ी होंगी। और हुआ भी ऐसा कि एक आध सीन भी जंप हो गया है, और इमीडिएट समझो हम जो सो क्लाइमेक्स की तरफ भी कभी कभी कुछ हुआ तो आना भी पड़ा है। तो ये आर्टिस्ट के लिए तैयारी करके रखना पड़ता है ये सारी चीजों की। ये आपके बहुत अच्छे साथी गुजरे हैं, आजम अली खान परवाना जी और मेरे आइडियल है। हाँ, सूरज किरण। तो पहले हम आजम परवाना के बारे में बात करते हैं। आजम अली खान परवाना जो बाद में दूरदर्शन से वाबस्ता रहे, हम लोगों ने साथ मिलकर आपने काम किया है। तो आजम अली खान परवाना के बारे में कुछ बताइए। आजम अली खान परवाना मेरी आइडियल है जी। मैं उन्हीं से इंस्पायर था, वही मुझे ये फील्ड में लाए। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके सलाहियत थी जी। लिखते भी थे, हाफिजा बड़ा अच्छा था जी। हाँ, और काम भी अच्छा करते थे। और किसी भी शोबे में उन्होंने काम करो, आजम वो उसकी बारीकी को जाते थे, पूरा उसके तह तक जाते थे और उसको जद्दोजहद के साथ सीखते थे। तो मतलब यही है, आप जो भी काम करो दिल से करो और उस मकसद को हासिल करो। आप आज जो मुकाम पे आप बैठे हुए, माशाल्लाह इतनी खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकता आपको कितनी मेहनत की है। मैं जानता हूँ, मैं आपसे वाबस्ता हूँ 91 से मैं आपसे वाबस्ता हूँ। आप बराबर लगे रहे, कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, मैं जुस्तजू छोड़ दूं ये गलत बात है। तो हम काम करने के लिए दुनिया में आए हैं और काम करना, जो काम कर रहे हैं उसमें कम से कम हम परफेक्ट हों, उसको अच्छे से अच्छा करें, ताकि वो काम किसी के लिए एक आइडियल बने या वो काम किसी के लिए मतलब एक मिसाल बने। आजम अली खान परवाना के थिएटर के काम के बारे में कुछ बताइए। बहुत वैसे तो वो फिल्म, टेलीविजन, रेडियो सब जगह वो उन्होंने काम किया, अपना परफॉर्मेंस दिया, अच्छी आवाज के मालिक थे वो। बिल्कुल। और उन्होंने थिएटर में क्या क्या, कौन से थिएटर किए? जितने प्ले किया मैं नाम लिया हूँ, आजम उसमें साथ हैं। अच्छा। किसी में आजम लीड है, मैं सपोर्टिंग में हूँ जी। किसी में मैं आजम, दोनों साथ में पैरेलल है जी, हम दोनों। अच्छा। किसी में साथ में, किसी में लीड है, मैं किसी में सपोर्टिंग में हूँ जी। और उनको एक उनका हाफिजे के बारे में ये है कि अगर उनको आप 14-15 पेज की स्क्रिप्ट भी अगर आप दे दें, आज दिए आप 10 बजे रात में दिए और कल 4 बजे रिहर्सल है बोले, तो उन्होंने बगैर स्क्रिप्ट के डाला बोलते थे। ये उनकी काबिलियत है जी। मैं जब ये पिक्चर कर रहा था, हमारे नासिर जमाल प्रोड्यूसर साहब, महेश डायरेक्टर, जिया बेकरार बा, इसमें थे संजय पांडे साहब जो भोजपुरी के बहुत बड़े अदाकार हैं जी। और कल्लू साहब जिनकी 10वीं फिल्म एज ए हीरो है। अच्छा। और सोना जी समझो दिल्ली से आई थी, वो इसकी हीरोइन थी। सभी लीड एक्टर थे, पूरे भोजपुरी के थे लोग। पहला सीन मेरा संजय साहब के साथ था, संजय पांडे साहब के साथ था। वो तकरीबन 200-300 पिक्चरें कर चुके हैं बॉलीवुड और भोजपुरी मिला के। साहब के हाफिजे के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है कि साहब 4-5 पेज भी यूँ बोल देते। सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में अगर हाफिजा किसी का तेज है तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब का। खामोश, साहब को ऐसा स्क्रिप्ट दे दो, जरा चलते चलते देख लेते, उसके बाद में खत्म, स्क्रिप्ट रख देते बाहर और डायरेक्ट बोल देते। सबसे ज़्यादा तेज हाफिजा बॉलीवुड में शत्रुघ्न सिन्हा साहब का है। तो ये साहब के साथ मेरा पहला सीन है, फर्स्ट सीन, और बड़ा सीन है बहुत। अगर आप जिया बेकरार बा बोल के मानेंगे तो फर्स्ट सीन ऑफ द मूवी वही मिलेगा आपको। अच्छा। मेरे को लैंग्वेज भोजपुरी ने बोलना था, यूनिवर्सल बोलना था, क्योंकि मैं डॉक्टर था उसमें, यूनिवर्सल लैंग्वेज मुझे दी गई थी जी। तो एक जगह पे आके मैं रुक गया, तो शॉर्टकट हुआ वहाँ पे। तो संजय पांडे साहब बोले रिटेक हुआ आपकी तरफ से? मला नहीं साहब, आपका डायलॉग था, फिर मेरा काउंटर था। अच्छा। हाँ बोले उन्होंने, आप देखिए, आप असिस्टेंट को बुलाए, स्क्रिप्ट बोलते बोले, देखे राइट बोले, आप जो बाद में बोलना है पहले बोल दिए, पहले बोलना है सो आप जो सो बाद में बोल दिए, इसलिए मैं रुक गया ताकि मेरे एक डायलॉग का नुकसान हो जाता उसमें, इसलिए मैं काउंटर नहीं दिया। तो फिर वहां से लेना पड़ा जी। और जब ये शॉर्ट हुआ, नासिर जमाल साहब जब आए तो वो लोग बोलते, प्रोड्यूसर बोलते, तो वो बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए। उन्होंने बोलते प्रोड्यूसर जिंदा है तो उन्हें और एक फिल्म बनाते, माई बाप हमारी जबान में बोल गया। आगे बोले भाई हम कई बार हैदराबाद आए,
कई बार यहाँ पे काम किए, सपोर्टिंग आर्टिस्ट को हम लोग लिए, लेकिन इनकी झलक कुछ अलग है। जी तो जब मैं बोला मैं मंच से ताल्लुक रखता हूँ, बोला अदरक के पंजे, बोला उसमें काम करूँ, बोलते वो लोग खुश हो गए, अच्छा सीने से लगा लिए वो लोग। जी अरे बोले नहीं भाई, कि काम के अंदाज से आपके मालूम हो रहा था। जी तो ये है, जी तो अगर आप काम मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, जी, तो ऑडियंस से आपको प्यार मिलेगा, जितना प्यार मिलेगा आपको उतना और जी, आपके लिए इम्प्रूवमेंट आएगा, उतना आपको जज्बा आएगा, जी, आपको लोग पसंद करते रहेंगे। जी। तो ये चीजें आप लेके चलना चाहिए साथ में। आपके एक और साथी सूरज किरण। सूरज किरण जो मोइन खां, जो हाँ, सर जिनका उनका नाम था। ख्वाजा मोइनुद्दीन जिनका नाम ख्वाजा था, मोइनुद्दीन। उर्फियत। जी, उस जमाने में मतलब ये सो ओरिजिनल नाम से काम नहीं करते थे, दिलीप साहब, यूसुफ खान साहब नाम जी, है। जी जी तो हमारे भी दौर में वही चलता था। अच्छा तो हमसे थोड़ा सीनियर है वो, जी। तो वो हिसाब से उनका उनके नाम बारे में समझो। कुछ बताइए, आपके साथ काम किया है उन्होंने। बहुत एक्सपीरियंस था उनके पास में, जी और बड़ा अच्छे अंदाज से कैरेक्टर को पेश करते थे उन्होंने अपने, जी और टाइम के पाबंद थे, डिसिप्लिन के पाबंद थे, बिल्कुल जी खुलूस के थे, और जब भी मिलते थे दिल खोल के मिलते थे। जी और अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ ऐसी बात नहीं रही। काफ़ी टूर्स उनके साथ हुए मेरे। जी अदरक के पंजे में 4-5 आर्टिस्ट होते थे, अजीज भाई रहते थे, रियाज, मैं, आजम परवाना, सूरज किरण। हंस के बोल के, मतलब ट्रेन का सफ़र है या लॉजिंग में ठहरे हुए हैं हम लोग, जी। ऐसा लगता था कि एक फैमिली मेंबर की तरह हम लोग मूव कर रहे हैं। तो वही आपको फॉरेन टूर का मौका नहीं मिला आपको? मैं फॉरेन टूर एज ए ड्रामा आर्टिस्ट, एक्टर नहीं गया, मैं एज ए एंकर गया। अच्छा मैं एंकरिंग भी कर रहा हूँ। जी जी 2005 से मैं एंकरिंग में हूँ। जी। 2005 से मैं मतलब ये सो खुद के इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ मैं। नहीं, मैं ये बब्बन खान के नहीं, जो उससे ड्रामे में नहीं, जी। उससे जाने का मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ जी कभी भी। लेकिन एंकरिंग के जरिए मैं गया, एंटरटेनमेंट के जरिए गया, जिद्दा गया, 2 शो गया, उम्रा किया जी 2016। जी 2017 में फिर मैं दुबई गया, जी जी। शारजा में 2 शो किया। अच्छा एंकरिंग भी करता हूँ मैं आपकी दुआ से, जी कभी कभी थोड़ी बहुत सिंगिंग भी करता हूँ, कभी कोई छोटा मोटा जोक लतीफ़ा कुछ भी ऐसा। जी ये मतलब एक एंकर को पूरा पैकेज लेके ठहरना पड़ता। कभी कभी कुछ शेर, तो एक शेर भी सुन लीजिए आप। जी सुनाइए। हम जहाँ रुके हुए इसके बाद का शेर है ये, जी कि तोड़ दो हर पिंजरा, कि तोड़ दो हर पिंजरा, कि मेरी उड़ान अभी बाकी है, वाह, कि तोड़ दो हर पिंजरा, मेरी फिर- उड़ान अभी बाकी है, ये रास्ते मंजिल नहीं, आसमां भी बाकी है। वाह, बहुत तो आदमी में जब तक जुस्तजू है, जब बिल्कुल, तक बिल्कुल, सीखने की लगन है, बिल्कुल उन्हें हमेशा अपने सफर को तय करेंगे। जी थक के हार के बैठना जिंदगी का नाम नहीं है। बिल्कुल जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, बिल्कुल। जीत जाएंगे हम, ऊपर वाला अगर हमारे संग है। तो ये जज्बा आपका होना चाहिए। और जब भी आप काम करने जाएं, सेट पे जाएं, या मतलब ड्रामे में कोई कैरेक्टर कर रहे हैं या फिल्म में कोई कैरेक्टर, तो ये सोच के करें कि भाई हमारा फर्स्ट डे है, उसी जज्बे के साथ अपने अपीयरेंस को रखें, अपने कैरेक्टर को लाइफ दें। आप जो जी। कैरेक्टर करते हैं उसको लाइफ देना, जी मेन मकसद ही वही है ना एक्टर बनने का जी आपका, जी कि उसको लाइफ देना कैरेक्टर को। जी टाइमिंग का अंदाजा रखना, उसका कितने टाइम में मेरे को डायलॉग बोलना है, इसका टेस्ट क्या है, एंड देन ये वांट क्या है, कैरेक्टर क्या वांट कर रहा है यहाँ पे। जी तो ये चीजें आपको कोई सिखाते नहीं, आपको खुद ब खुद जी इसको मतलब जैसे एज ए एक्टर आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ता सारी चीजें। जी और सारी चीजें तजुर्बे से आती हैं। आप जब काम करेंगे तो ये जी। चीजें आएंगी। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट। आप आते मैं एक्टर बन जाऊंगा, आते मैं चवे चक्के मार दूंगा, ये नहीं हो सकता। सही। आपको सीखना पड़ता है, और आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते भी हैं। जी बस आपके ऊपर है, आप कितना डिजर्व करते हो उसको, जी आपके ऊपर है। आज जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो भी हैं, अगर आप इन बिहाइंड जाएंगे इनके, आप तो है, स्ट्रगल है। 14 साल शाहरुख खान साहब का 14 साल का स्ट्रगल है, जी कोई मामूली बात नहीं है। जी बगैर स्ट्रगल के कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है। बिल्कुल बचपन में बोलते थे अपने को लोग, हाँ, तकलीफ के बाद राहत है, बल्कि बिल्कुल तकलीफ के बाद ही राहत है। साइकिल चलाते थे, मतलब चढ़ाव आया तो तकलीफ होती थी, राहत उतार आते ही पैंडला छोड़ के ऐसा उसको एंजॉय करते जी। थे। साइकिल का जमाना पूछना। तो जी यही है लाइफ का मतलब, ही यही है कि आप फाइट करते रहो। जी आप पैदा हुए लड़ने क्या से, बॉर्न टू फाइट, समझे आप। जैसे और हाँ, पिछला जो जमाना था, मतलब 70s में थिएटर अपने एक उरूज पे था, समझिए। जी हाँ, उसके बाद दूसरे जो फॉर्मेट्स आए, अब OTT तक। जी अब OTT के बाद क्या सरवाइव कर पाएगा थिएटर? अब चूंकि थिएटर भी बहुत कम होने लगे हैं। जी हाँ, पहले जिस तरीके के बड़े बड़े ज्यादा कैरेक्टर्स वाले स्टेज प्लेस प्लेस होते थे, जी जैसे खुली, तानेशाह, ऐसा, जी। उसमें बहुत बिग क्राउड्स हाँ, होते बिग थे। क्राउड, अरे वो तो तो गेटअप के साथ आज- देखे तो लगता था आज कि वो जो है- मंजर देख रहे हैं आप। जी जी आज 1 एक्ट प्ले और 1 या 2 आर्टिस्ट या ज्यादा 3-4 आर्टिस्ट। जी तो इसमें
अब ये जो चेंज आया है इसको कैसा देखते हैं हम? वक्त की रफ्तार, वक्त की रफ्तार। हर कोई चाह रहा कि मैं जल्दी तरक्की करूं, जी, जल्दी मैं स्क्रीन पे आऊं, ये चाह रहे हैं। तो उसी में आके ये सारी चीजें मतलब जैसे हो रही हैं। तो जल्दी का काम ठीक है, बात वक्त हो जाता, लेकिन बात वक्त क्या है मालूम, ठीक नहीं है। आप जितना मतलब जैसे इसके बेसिक से आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये तो चलेगा, रुकेगा नहीं, ये तो चलेगा, ये सारी चीजें चलेगी, कोई ना कोई नई चीज आएंगी, हम उसको फॉलो करेंगे। मगर अब ये करने वाले लोग भी कम रह गए हैं। जैसा मेरे कई साथियां मेरे साथ में नहीं है, आदम परवाना नहीं है, तो मेरे भी अब वो पैशंस नहीं है, मेरा वो जज्बा नहीं है। ये लोग रहे तो फिर भी मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो जज्बा मेरा भी कम हो रहा। तो ये जो जनरेशन आ रहा, ये जनरेशन जुड़ना चाहिए थिएटर से। अब ये नए जो लोग आएंगे, यूथ, नौजवान, जी, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना जहन बना के आ रहे हैं, मकसद बना के आ रहे हैं, तो आप करो, कोशिश करो। लेकिन एक उसमें मेरी सलाह ये है कि इसको जहां तक हो सके आप प्रोफेशन मत बनाइए। कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप इसको हाइट पे लेके जाएंगे, दिमाग में रख देंगे और आप नहीं बन सकेंगे तो आप अपसेट हो जाएंगे। वैसा मत करिए, इसको शौक की तरह रखिए, पार्ट टाइम की तरह रखिए। अगर कुछ मिल जाता है, स्कोप्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर आप इसको आगे लेके जाइए। आप नहीं तो फिर आप इसमें कम से कम अपने कदम जमा के इसको आप जैसे मूव करते रहिए आप। ये मैं इनके लिए कहना चाहूंगा। और सारी चीजें छोड़ के इसको मतलब जैसा आप अपना मकसद मत बनाइए। वालिदैन के भी हुकूक अदा कीजिए, जो भी आप पोजीशन में, भाई बहन ये वो जो भी पोजीशन में करिए। जॉब है तो जॉब करिए आपका। बहरहाल एक रोटी का सिलसिला रखते हुए आप इसमें कोशिश करिए। अच्छा, पूरा इस पे आप जैसो डिपेंड मत होइए, क्योंकि ये बगैर टीम के कोई काम बनने वाला नहीं है। टीम के साथ चलने वाले हैं। तो आप इंडिविजुअल है तो आप इस चीज को हाइट पे मत लेके जाइए। जी जी, मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, नहीं मिलता है गुड। ये जहन अगर आप बनाएंगे तो फिर आप आगे जा सकते हैं। जी, नहीं तो फिर आप जो है सो थोड़ा अपसेट हो जाएंगे कि अरे भाई मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, ऐसा हुआ। ये आपके लाइफ के साथ ये चलता रहेगा आपके। और रज़ा कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे बुलाने पर जो है स्टूडियो में आए, काफी टाइम दिया जी। आपसे अच्छी मुलाकात रही जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। मैं भी मौलाना आज़ाद मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सेक्शन में काम चल रहा है, हम आर्टिस्टों को मुतारिफ किया जा रहा है, यानी हमारे नाजरीन तक आप लोग पहुँचा रहे हैं। मुजाहिद साहब का एंटायर बिहाइंड द ये इंटरव्यू की जो टीम काम कर रही है आपकी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कहता हूँ कि अपने जज्बे को कायम रखिए, जो भी काम कर रहे हैं आप दिल से करिए। एक छोटी बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, मुझे ना मिलता आपका प्यार, मुझे ना मिलता आपका प्यार मेरे नाम को, ना मिलता आपका प्यार मेरे नाम को, ना बनता मैं आर्टिस्ट, ना पहुँचता इस मुकाम को। तो इंशाल्लाह ताला मैं चाहूँगा सबके लिए मेरी दुआएं रहेंगी कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और इंशाल्लाह ताला आप तरक्की की जानिब गामज़न रहें। इसी के साथ मैं भी आपका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय तेलंगाना, अल्लाह हाफिज़। बेहद शुक्रिया रज़ा कुरैशी साहब। दोस्तों, ये थे जनाब एम ए रज़ा कुरैशी साहब, अपने तजुर्बात से आपको नवाज रहे थे। आइंदा किसी और थिएटर की शख्सियत के साथ हम आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आदाब। आप सुन रहे थे थिएटर की दुनिया, रेडियो मानो 90.0 FM का थिएटर शो। दिस इज रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।